हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज दिसंबर 1 को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है सरप्राइज ऑन अपसाइड। ये आर्टिकल जीडीपी जो रीसेंट डेटा रिलीज़ किया गया है इस क्वार्टर का, उसके ऊपर ये आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है द लीडर इंडिया नीड्स टू बी। ये आर्टिकल इज़राइल पैलेस्टीन इशू के ऊपर आया है। और हमारा लास्ट आर्टिकल जो कि द हिंदू से लिया गया है वो है चेंजिंग टाइड। ये म्यांमार में जो सिविल वॉर हो रही है उसके ऊपर आर्टिकल है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है सरप्राइज ऑन अपसाइड। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जनरली मेंस में कई बार ट्रेंड्स पूछ लेता है जीडीपी के, इसलिए आपके लिए ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है। जीडीपी एस्टीमेट के ऊपर आर्टिकल है, जो नया डेटा रिलीज़ किया गया है NSO के द्वारा, उस पे ये पर्टिकुलर आर्टिकल है। प्री के लिए कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, वो कॉन्सेप्ट आपके लिए प्री के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। सबसे पहले जीडीपी समझ लेते हैं। जीडीपी होता क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का अगर डेफिनेशन देखें तो क्या होता है? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकॉनमी। ठीक है, अगर हम क्वार्टरली की बात कर रहे हैं तो इस तिमाही में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुए हैं उनकी मॉनेटरी वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेट करके सम करूंगा तो जो मेरा डेटा आएगा उसे हम जीडीपी कहेंगे। जो गुड्स एंड सर्विसेज एस्टिमेट के लिए लिए जाएंगे वो फाइनल होना चाहिए। फाइनल का मतलब क्या है? ये फाइनली कंज्यूम होने चाहिए, ये इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होने चाहिए। इसका मतलब जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उसे हम एस्टिमेशन में कैलकुलेट नहीं करते हैं, एस्टिमेशन में नहीं इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं आएंगे, केवल फाइनल गुड्स आएंगे जो कि फाइनली कंज्यूम किए जाते हैं। इसका एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। अगर आप कार में जो व्हील यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने कार खरीद ली, कार फाइनल गुड होगा। यहाँ पर जो व्हील होगा वो इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा और ये जीडीपी का पार्ट नहीं बनेगा क्योंकि हमने इसे कार की वैल्यू में इंक्लूड कर लिया है। लेकिन कुछ व्हील्स जो है आप लोग खरीदते हैं रिप्लेस करने के लिए, ये व्हील फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जीडीपी में इंक्लूड किए जाएंगे क्योंकि ये व्हील को डायरेक्टली आप कंज्यूम कर रहे हैं, डायरेक्टली रिप्लेस कर रहे हैं, इसका आप पैसा दे रहे हैं अलग से। ठीक, तो ये ही सेम व्हील क्या होगा? जीडीपी में इंक्लूड होगा और जो कार में लगे हुए व्हील हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे। ये इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा और ये फाइनल गुड कहलाएगा। ठीक, तो ये बेसिकली डिफरेंस हो जाता है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का। जीडीपी समझ में आ चुका होगा आपको। जीडीपी इज़ ऑल्सो नोन एज हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर वो होते हैं जो बहुत छोटे समय में, है ना, शॉर्ट टर्म में कैलकुलेट किए जाते हैं, जिससे जो इकॉनमी है उसकी हालत कैसी है, सिचुएशन कैसी है, उसे एस्टिमेट किया जाता है। शॉर्ट टर्म में मतलब 1 साल तक के जितने भी इंडिकेटर होंगे जो इकॉनमी की स्थिति समझने में हेल्प करेंगे उसे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर कहा जाता है। और जीडीपी भी वन ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर है। ठीक, अब बात करते हैं एस्टिमेशन की। जीडीपी जो एस्टिमेट की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? NSO के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये सारी चीज़ें आपको पता है। क्वार्टरली डेटा रिलीज़ होता है। क्वार्टरली मतलब तिमाही, हर 3 मंथ में। ठीक, क्वार्टर मतलब 180 नहीं है, यहाँ पर तिमाही है। हर 3 महीने में ये डेटा रिलीज़ किया जाता है। जो डेटा रिलीज़ किया जा रहा है अगर उसे करंट प्राइसेस पे रिलीज़ करते हैं 2022-23 के प्राइसेस पे, जो अभी प्राइस चल रहा है, तो वो जो जीडीपी का डेटा आएगा उसे नॉमिनल कहा जाएगा। और अगर आपने रेफरेंस ईयर कांस्टेंट प्राइस पे उस जीडीपी के डेटा को कैलकुलेट किया है, मतलब 2015-16 अगर रेफरेंस ईयर है हमारा, तो इस ईयर में जो प्राइसेस थे उसके हिसाब से जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं वो अगर हम एस्टिमेट करते हैं तो वो आएगा हमारा जीडीपी रियल। ठीक, जीडीपी रियल और जीडीपी नॉमिनल में बहुत आसान है रिलेशन निकालना। अगर हम देखें तो ये बेसिकली जीडीपी नॉमिनल में इन्फ्लेशन भी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, 2015-16 में जो प्राइसेस थे, 22-23 में जो प्राइसेस हैं, दोनों प्राइसेस में अगर हम डिफरेंस निकाल लेते हैं तो हमें इन्फ्लेशन पता चल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर।
ये आपने पढ़ा भी होगा। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जीडीपी नॉमिनल डिवाइडेड बाय जीडीपी रियल इनटू 100, ये आपका इन्फ्लेशन आ जाएगा। जीडीपी डिफ्लेटर को क्या बोलते हैं? इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन जीडीपी इन एन इकॉनमी। कितना प्राइस चेंज हुआ है इकॉनमी में, वो हमें जीडीपी डिफ्लेटर बताता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हो गए। अब आर्टिकल शुरू करते हैं। क्या हुआ है? इंडियन इकॉनमी ग्रू एट अ रोबस्ट 7.6% इन द सेकेंड क्वार्टर। ठीक है, 7.6% से जीडीपी सेकेंड क्वार्टर में ग्रो हो रही है, और ये जो है बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, क्योंकि जितना भी ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन थी उससे ये नंबर कहीं ज़्यादा है। ठीक, अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक कितना था? 7%। 6.5 से 7% रहने की उम्मीद थी। इवन आरबीआई ने जो प्रोजेक्ट किया था इकॉनमी कितने से ग्रो करेगी? 6.5% से ग्रो करेगी, अकॉर्डिंग टू मॉनेटरी पॉलिसी जो मीटिंग हुई थी कमेटी की, एमपीसी की, उसके हिसाब से उनने जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ नंबर बताया था वो 6.5 था, और जीडीपी ऑलमोस्ट 0.9% ज़्यादा से ग्रो कर रही है, जो कि एक प्लेजेंट सरप्राइज़ है। अच्छी बात है, ज़्यादा से ग्रो कर रही है। अब हम सेक्टर वाइज डिवाइड कर लेते हैं। ऑब्वियसली एग्रीकल्चर जो है पुअर होगा, क्योंकि एल नीनो, मॉनसूनल जो रेनफॉल है, क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट है, जो हाई प्राइसेस हैं वेजिटेबल के, ये सारे फैक्टर्स जो है एग्रीकल्चर की ग्रोथ में जो है उसको पीछे कर रहे हैं। ग्रोथ स्लिप हो गई है, 3.5% थी फर्स्ट क्वार्टर में, लेकिन सेकेंड क्वार्टर में कितनी हो गई है? 1.2%। दैट द आउटलुक फॉर द सेक्टर इज़न्ट प्रॉमिसिंग फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। ठीक, सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में भी ये आउटलुक अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि एल नीनो है ही, और अभी भी अगर आप देखें क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर पे पड़ रहे हैं। अभी ओलावृष्टि हो गई है ना, हेल स्टॉर्म, उसके कारण भी बहुत सारी फसलों का नुकसान हो रहा है। तो बेसिकली अगर हम देखें लास्ट के 2 क्वार्टर में, तो एग्रीकल्चर बहुत अच्छा नहीं करने वाला है। इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे? रूरल डिमांड कम होगी। क्यों कम होगी? एग्रीकल्चर अच्छा नहीं करेगा तो लोगों के पास पैसा कैसे आएगा? और रूरल की बात करें, रूरल एरिया में तो ज़्यादातर लोग किस एक्टिविटी में लगे हुए हैं? एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर अगर ख़राब होगा तो रूरल लोगों की परचेसिंग पावर कम होगी और वहाँ की डिमांड कम होगी। अगर रूरल डिमांड कम होगी तो जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं उनकी डिमांड भी कम होगी, और ओवरऑल जीडीपी आने वाले समय में अगले 2 क्वार्टर में कम होने की संभावना है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बहुत अच्छा कर रहा है, 13.2% से ग्रो किया है इस क्वार्टर में। फर्स्ट क्वार्टर में 5.5% से ग्रो कर रहा था। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो वो भी बढ़िया किया है, 13.9% से ग्रो कर रहा था। लास्ट क्वार्टर में कितना था? 4.7%। कंस्ट्रक्शन ऑल्सो ग्रोइंग बाय 13.3%। कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर है वो भी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की अगर बात करें, जिसमें स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी है ना, 8 कोर सेक्टर के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, 40% इसका आईआईपी में वेटेज होता है। ठीक, और इसकी अगर हम बात करें तो ये भी बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहा है, 10.5% इस क्वार्टर में 10.5% से ग्रो कर रहा है। लास्ट क्वार्टर में 6.1% से ग्रो कर रहा था। तो 2 सेक्टर जो अच्छा नहीं कर रहे हैं वो हैं एग्रीकल्चर और दूसरा सर्विसेज सेक्टर, दोनों में ग्रोथ कम हुई है। ठीक है, सर्विस सेक्टर कितने से ग्रो कर रहा है? 5.8% से सेकेंड क्वार्टर में ग्रो किया है। फर्स्ट क्वार्टर में 10.3% था। ठीक, तो ये 2 सेक्टर नीचे गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक, प्राइवेट कंजम्पशन की अगर बात करें तो प्राइवेट कंजम्पशन अभी भी कम है, जो कि क्या बता रहा है कि डिमांड जो है, कंज्यूमर डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी भी हेल्दी है। इन्वेस्टमेंट अगर बात करें तो बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहा है, 11% से सेकेंड क्वार्टर में जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो किया है। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? गवर्नमेंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, सरकार द्वारा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया गया है
सेंट्रल गवर्नमेंट और 26 स्टेट गवर्नमेंट का मिलाकर देखें तो 26.7% सेकेंड क्वार्टर में कैपेक्स ग्रो किया है। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो एसेट क्रिएशन में यूज़ किया जाता है वो भी ग्रो किया है, और इसी के कारण जो है डिमांड बड़ी होगी और इसी के कारण जीडीपी आई होगी। ठीक, क्योंकि ये कैपेक्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो क्राउडिंग भी हुआ होगा। क्राउडिंग इन का कंसेप्ट क्या है? प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट करता है अगर पब्लिक सेक्टर ऐसी जगह इन्वेस्ट करे जहाँ से रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में तो हमारा जो कैपेक्स है वो भी ग्रो कर रहा है। तो ओवरऑल इकॉनमी का जो मोमेंटम है वो बढ़िया चल रहा है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में ये स्लो डाउन होने की संभावना है। उसके रीज़न आप जानते हैं, सब पार परफॉर्मेंस इन एग्रीकल्चर में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। टाइटर फाइनेंशियल कंडीशन क्योंकि स्लो डाउन चल रहा है पूरी दुनिया में। इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत हाई है ना। टाइटर कंडीशन का मतलब ये होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो रेट है, रेपो रेट, वो हाई होंगे। अगर टाइटर की जगह सॉफ्टर होता, ठीक, तो यहाँ पर जो रेट होते वो कम होते। द लाइकलीहुड ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग स्लोइंग डाउन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर एज द जनरल इलेक्शन अप्रोच। ठीक है, तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर जो सरकार खर्चा कर रही है वो नहीं कर पाएगी क्योंकि इलेक्शंस होने वाले हैं। तो ये 3 कारण हैं कि आने वाले समय में, ठीक, सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में, ये हो गए हमारे 2 क्वार्टर का डेटा आ चुका है। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर मतलब 6 मंथ का डेटा और आएगा, उसमें उतनी जीडीपी अच्छी नहीं रहने वाली है। ये हमारा आर्टिकल था, होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है द लीडर इंडिया नीड्स टू बी। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS2 IR के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली आर्टिकल इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट के ऊपर आया है, जिसमें इंडिया का जो स्टैंड है उसके इम्प्लीकेशन की बातचीत की गई है। अगर हम शुरुआत में देखें तो शुरुआत में इज़राइल के बारे में, इज़राइल की हिस्ट्री के बारे में बात की गई है। उसके बाद पैलेस्टीन की हिस्ट्री के बारे में बातचीत की गई है। ये दोनों चीज़ें आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। जो जितना आर्टिकल हमारे लिए रेलेवेंट है वो क्या है, वो यहाँ से है कि इंडिया ने जो स्टैंड लिया है उसके इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं, स्पेशली ग्लोबल साउथ के लिए। शुरू करते हैं हमारा आर्टिकल। In the global south, there is an increased perception that India is drifting from its historical neutrality on Palestinian-Israel issue। तो जो ग्लोबल साउथ है पहले उसको समझ लेते हैं। G77 प्लस चाइना, इंडिया जो है ग्लोबल साउथ का लीडर बनकर उभर रहा है। आप G20 देख लीजिए, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, सब में इंडिया जो है ग्लोबल साउथ का एज अ लीडर बन के उभर रहा है, उन्हें हर जगह सपोर्ट कर रहा है। ठीक, तो ग्लोबल साउथ कंट्री में एक परसेप्शन आ गया है कि इंडिया की जो हिस्टोरिकल पोजीशन रही है पैलेस्टीनियन इशू में, जो कि प्रो पैलेस्टीनियन रही है और 2 स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करती है, वो परसेप्शन एक अब चेंज होते जा रहा है। कहीं ना कहीं इंडिया किसके तरफ टिल्ट होते जा रहा है, इजराइल के तरफ टिल्ट होते जा रहा है। प्रणब मुखर्जी माइलस्टोन विजिट टू ईस्ट जेरूसलम इन 2015 वॉज ग्रीटेड बाय प्रोटेस्टर क्वेश्चनिंग इंडिया ग्रोइंग टाइज विद इजराइल। जब 2015 में पैलेस्टीन गए थे प्रणब मुखर्जी, जो कि उस समय प्रेसिडेंट थे, तो वहाँ पर जो प्रोटेस्टर थे वो उन लोगों ने प्रोटेस्ट करके जो है चिंता जाहिर की थी कि इंडिया के जो टाइज़ हैं वो इजराइल के तरफ, इजराइल के साथ बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। मोर रिसेंटली इंडिया एक्सप्रेस इज सपोर्ट फॉर इजराइल इमीडिएटली आफ्टर द अटैक बाय हमास के जैसी अटैक हुआ, इंडिया ने तुरंत इजराइल को सपोर्ट कर दिया। ठीक है, इजराइल को तुरंत सपोर्ट करना सही भी था क्योंकि ये टेरर अटैक है। ठीक, अगर ये टेरर अटैक नहीं होता तो इंडिया शायद सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इंडिया की पोजीशन समझने की कोशिश करिए। ठीक, उसी के कुछ दिन बाद जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो 2 स्टेट सॉल्यूशन को अभी भी सपोर्ट करते हैं, पैलेस्टीनियन कॉज को अभी भी सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर इजराइल को सपोर्ट कर दिया, फिर बोला कि पैलेस्टीनियन कॉज को अभी भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या हुआ, इंडिया एब्सटेंड फ्रॉम UN रिजोल्यूशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस इन गाज़ा। एक रिजोल्यूशन लाया गया यूनाइटेड नेशन में जिसमें कहा गया कि ट्रूस होना चाहिए, वापस जितने भी यहाँ पर सीज़ फायर करने की ज़रूरत है, शांति करने की ज़रूरत है, कहाँ पर, गाज़ा में। इस तरह का रिजोल्यूशन लाया गया, उसको इंडिया ने वोटिंग नहीं की, उसमें एब्सटेन रहा, उसमें इंडिया ने वोट नहीं डाला। उसके बाद
जो है शॉर्टली आफ्टर इट वोटेड इन फेवर ऑफ रिजोल्यूशन कंडेमिंग सेटलमेंट एक्टिविटीज़ इन ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी। ठीक है, ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी मतलब वेस्ट बैंक की बात कर रहे हैं। वेस्ट बैंक में इजराइल जो है अपना सेटलमेंट करते जा रहे हैं, वहाँ के लोगों को, इजराइल जूस को अपने बसाते जा रहे हैं। कहाँ पर? पैलेस्टीनियन वेस्ट बैंक एरियाज़ में, जो कि गलत एक्टिविटी है। इससे रिलेटेड रिजोल्यूशन जब आया जिसको कंडेम किया गया इस एक्टिविटी को इजराइल की, तो इंडिया ने सपोर्ट में वोट कर दिया। किसके? इस रिजोल्यूशन के। This switching of position has appeared paradoxical at odd with most of the developing countries. To emerge as a council and leader of the global south, India foreign policy will need to be consistent. ये जो इंडिया की स्विचिंग पोजीशन है, एक बार इजराइल, एक बार पैलेस्टीन, एक बार इजराइल, ये ऑड इवन खेल रहे हैं, कभी ऑड कभी इवन। तो ये जो पैराडॉक्सिकल पोजीशन है बार बार, ये इंडिया की ग्लोबल एस्पिरेशन को ठेस पहुंचा सकती है। इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर बनना चाहता है, ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहता है, तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। डेवलपिंग कंट्रीज़ को क्या लगेगा कि इनकी फॉरेन पॉलिसी कन्फ्यूजिंग है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो इंडिया का स्टैंड है उसके इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। इंडिया को क्या करना चाहिए? राइटर ने क्या लिखा है? इंडिया को ह्यूमैनिटेरियन एड भेजने की ज़रूरत है। कहाँ पर? गाज़ा में। गाज़ा में लोगों को मदद करने की ज़रूरत है, मेडिकल एड भेजने की ज़रूरत है। अगर आप देखें तो इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है वो है ना, यहाँ पर एक तो इतना ज़्यादा से नहीं है पैलेस्टीनियन इजराइल इशू में। इंडिया एज अ ग्लोबल अगर देखें, ग्लोबल लीडर, तो ग्लोबल अफेयर में इंडिया का फुटप्रिंट बढ़ रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा इस से नहीं है इस पर्टिकुलर इशू में। ठीक है, इजराइल पैलेस्टीन इशू में इजराइल के साथ हालांकि इंडिया के संबंध बहुत अच्छे हो गए हैं, पैलेस्टीनियन के साथ हमेशा से अच्छे रहे। इंडिया एज अ मीडिएटर काम कर सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा से नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत सारा ग्लोबल जो लीडर्स हैं ना, यूएस है, रशिया है, इन लोगों का बहुत ज़्यादा यहाँ पर से है। इंडिया का उतना ज़्यादा से नहीं है। इंडिया का मेन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या है? तेल, वेस्ट एशिया में, और इंडिया उसको परस्यू करने में लगा है, फिजिकल कनेक्टिविटी बढ़ाने में लगा है। जो रीसेंट कॉरिडोर इंडिया ने लॉन्च किया है उससे वो चीज़ें समझ में आती है। उसके बावजूद भी इंडिया जो कर सकता है वो क्या कर सकता है? गाज़ा में एड पहुंचा सकता है, इजराइल में भी एड पहुंचा सकता है, दवाइयाँ पहुंचा सकते हैं, फूड पहुंचा सकते हैं, ये सारी चीज़ें इंडिया कर सकता है। साथ ही में इंडिया एज अ मीडिएटर का रोल भी अदा कर सकता है, वापस 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करके इजराइल को ऑन बोर्ड लेके आया जा सकता है, क्योंकि इंडिया इजराइल के संबंध हमेशा से है ना 1991 के बाद काफ़ी तेज़ी से स्ट्रांग हो रहे हैं, बहुत अच्छे टाइज हो गए हैं। और जो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर है और वहाँ नेता ने आए हुए हैं, इनके बीच में भी अलग वार्मथनेस दिखाई देती है और अच्छे रिलेशन दिखाई देते हैं। तो इंडिया ये रोल अदा कर सकता है, एज अ लीडर बन सकता है, और अपनी जो एस्पिरेशन है ग्लोबल साउथ के लीडर बनने की और सुपर पावर बनने की, उसको फुलफिल कर सकता है। यही इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। बस आप इतना ही पढ़ लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें, मतलब इस आर्टिकल में सिर्फ इतना ही पोर्शन इम्पॉर्टेंट है जो आपके आईआर के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ। हमारा आज का लास्ट आर्टिकल है चेंजिंग टाइड। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 आईआर के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, GS3 इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, मेंस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, प्री के पर्सपेक्टिव से प्लेसेस इन न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा कौन कौन से प्लेसेस हैं जो न्यूज़ में हैं, जो कि म्यांमार से रिलेटेड है, आपको पूछा जा सकता है। ये एस्पेक्ट कवर करेंगे। बेसिकली जो आर्टिकल है वो सिविल वॉर इन म्यांमार के ऊपर है। म्यांमार में सिविल वॉर चल रही है, किस किस के बीच में? जो इथनिक फोर्सेस हैं, जो प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, उनके अगेंस्ट में जुंता जो कि मिलिट्री है, कहाँ की? म्यांमार की। ये दोनों फोर्सेस आमने सामने हैं और यहाँ पर सिविल वॉर चल रहा है। बेसिकली थोड़ा बैकग्राउंड जान लेंगे, वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा बैकग्राउंड। अगर हम देखें 2010 तक, इंडिपेंडेंस के बाद से म्यांमार 2010 तक बाय एंड लार्ज मिलिट्री ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट ने यहाँ पर रूल किया है। ठीक है, यहाँ पर मिलिट्री का ही रूल रहा है। 2010 में जो है फाइनली डेमोक्रेसी आई थी, और इसमें बहुत बड़ा रोल किसका था? आंग सांग सूची का। ठीक है, बहुत साल उन्होंने क्या किया? बहुत साल उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और फाइनली 2010 में यहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई। उसके बाद इलेक्शंस हुए,
नेशनल यूनिटी जो गवर्नमेंट थी, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट यहाँ पर बनाई गई, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर आंग सान सू की बनाई गई। उन्हें प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया, उसका रीज़न कुछ और था, उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन उन्हें फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया। 2015 में भी वही जीते और 2020 में भी उन्हीं की गवर्नमेंट आई। 2020 की गवर्नमेंट आने के बाद जो है, जो मिलिट्री थी उन्होंने दोबारा कूप कर दिया, तख्ता पलट कर दिया और वापस वहाँ पर मिलिट्री जुंता जो है इस्टेब्लिश हो गई। वहाँ की मिलिट्री को जुंता कहा जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर दोबारा जुंता का जो रूल है वो इस्टेब्लिश हो गया, ठीक। उसके बाद से जो प्रो गवर्नमेंट या प्रो डेमोक्रेटिक लोग हैं, बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, है ना। उन लोगों का कहना है कि वापस डेमोक्रेसी को लाया जाए और कई सारे रिबेलियंस ग्रुप बन गए हैं, ठीक है। रिबेलियन ग्रुप जो कि मिलिटेंट और वायलेंस का सहारा लेके आर्मी पे अटैक कर रहे हैं, वहाँ उनके बेसिस पे अटैक कर रहे हैं और रेजिस्टेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं और वापस जो है इस्टेब्लिश करना चाहते हैं डेमोक्रेसी को। कहाँ पर? म्यांमार में, ठीक। तो ये बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा? बैकग्राउंड हो जाएगा। अब आर्टिकल शुरू करते हैं। देयर सीम्स टू बी द रिजुविनेशन इन द होप्स फॉर रिटर्न टू डेमोक्रेसी इन म्यांमार इफ़ रीसेंट इवेंट इन द सिविल वॉर आर एनीथिंग टू गो बाय। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जो सिविल वॉर चल रही है उसको देख के ऐसा लगता है कि वापस डेमोक्रेसी म्यांमार में इस्टेब्लिश हो सकती है। द तत्मादाओ, द जुंता हैज़ नेवर हैड अ बिगर चैलेंज अंटिल नाउ सिंस इट्स February 2021 coup that ousted द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी लेड गवर्नमेंट। NLD जो गवर्नमेंट थी उसको आउस्ट कर दिया गया था, उसे बाहर कर दिया गया था, तख्ता पलट करके वापस मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश किया था फरवरी में। उसके बाद से ये फर्स्ट टाइम है जब मिलिट्री को इतना बड़ा जो है चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। ये चैलेंज क्यों फेस करना पड़ रहा है? उसका रीज़न ये है द लॉन्च ऑफ कोऑर्डिनेटेड अटैक बाय 3 ब्रदरहुड अलायंस। ये 3 ब्रदरहुड अलायंस में कौन कौन से मिलिट्री शामिल है ये समझते हैं। द ग्रुप्स विद इन द TBA, द म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, द टांग नेशनल लिबरेशन आर्मी एंड द अराकान आर्मी। जो अलग अलग आर्मी बनाई गई थी, जो अलग अलग मिलिटेंट्स जो है ने अपने ग्रुपिंग की थी, वो सारी ग्रुपिंग जो है एक साथ आके कोऑर्डिनेटेड अटैक कर रही है। किसके ऊपर? जुंता के ऊपर, वहाँ के उन लोगों के बेसिस के ऊपर, स्पेशली किस एरिया में? जो रूरल एरिया में बेसिस हैं। और जितनी भी ये आर्मी है इनको लोकल लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है और यही इनके फेवर में जा रहा है, जिसके कारण क्या हुआ है? जुंता हैज़ लॉस्ट स्कोर ऑफ बेसिस एंड बीइंग स्ट्रेस थिन एज इट्स फोर्स हैव टू बैटल अपोजिशन मिलिटियास, ठीक है। स्पेशली रूरल एरिया में बात करें तो बहुत ज़्यादा जो है अपने बेसिस वो खो चुके हैं। द जुंता सॉट टू ओवरकम द प्रोटेस्ट फॉलोइंग द कूप विद अ क्रैकडाउन बिसाइड्स डिटेनिंग NLD लीडर इन एन अटेम्प्ट टू रिवर्स द चेंजेस इन म्यांमार पॉलिटी, but this has only led to NLD and its alliance which formed that national unity government in exile creating rebel militias called people defense forces, ठीक है। बहुत जुंता ने कूप तो कर दिया और उसके बाद जितने भी NLD के लीडर थे उन्हें डिटेन कर दिया और जो लोग प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन किया, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। लोगों ने एक गवर्नमेंट बनाई, ठीक है, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट इन एक्साइल, ठीक, जो लोगों की गवर्नमेंट है। जुंता के अगेंस्ट में एक्साइल में एक गवर्नमेंट बनाई गई और एक फोर्स बनाई गई, मिलिट्री फोर्स, जिसका नाम था पीपल डिफेंस फोर्सेस। इस फोर्स ने इथनिक फोर्सेस के साथ में मिलके जुंता का अगेंस्ट क्या किया है? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने की कोशिश की है। वापस डेमोक्रेसी सेटअप करने की इन लोग कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ प्लेसेस इन न्यूज़ हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। केरन, कचिन, चिन, करेनी, ठीक है। कचिन पिछले बार 2023 में पूछा गया था, इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। केरन, चिन, करेनी, ये सारे इथनिक फोर्सेस हैं और ये सारी जगहों के नाम आपको पता होना चाहिए। प्लेसेस इन न्यूज़ प्लीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी इथनिक फोर्सेस के साथ मिलके रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है।
इनिशियली तो सीज़ फायर हो गया था, लेकिन अब जो फोर्सेस हैं उन्होंने एक साथ मिलकर अटैक किया है। मोस्ट इंटरनेशनल एक्टर हैव कंडेम्ड द कू बट हैज स्टॉप शॉर्ट ऑफ आउटराइटली सपोर्टिंग द एनयूजी एक्सेप्ट फॉर द यूरोपियन पार्लियामेंट विच हैज़ रिकॉग्नाइज इट एज लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार। ठीक है, तो नेशनल यूनिटी जो गवर्नमेंट है उनको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, हालांकि जो कूप था उसको सभी ने कंडेम किया। इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया ने कंडेम, आउटराइटली कंडेम नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि इंडिया जो है नहीं चाहता था कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पर और बढ़े। चाइना का बहुत जो है इसके साथ अच्छे अच्छे रिलेशन है, जो वहाँ की मिलिट्री है उसके साथ, इसलिए इंडिया नहीं चाहता था ये करना कि चाइना का इन्फ्लुएंस और ज़्यादा बने। चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया ने आउटराइटली कंडेम नहीं किया था। वाइल इंडिया हैज़ सपोर्टेड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, इट हैज़ कॉशियसली कल्टिवेटेड टाइज विद जुंता एज इट सीम्स टू काउंटर चाइना इन्फ्लुएंस इन म्यांमार। इंडिया डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को अभी भी सपोर्ट करता है। इंडिया चाहता है म्यांमार में दोबारा डेमोक्रेसी आए, लेकिन उन्होंने आउटराइटली कंडेम नहीं किया था और उसका रीज़न था चाइना। ठीक, These ties seem to have played role in New Delhi, allowing the junta soldier fleeing the violence in Chin state into Mizoram. चिन स्टेट भी आपको याद रखना है प्लेसेस इन न्यूज़ में। ठीक है, चिन स्टेट कहाँ पर है? म्यांमार में। किस बॉर्डर पे है? मिज़ोरम बॉर्डर पे। यहाँ पर जब अटैक किया गया है वहाँ जो लोकल रिबेलियन हैं उनके द्वारा, तो जो मिलिट्री फोर्सेस हैं जुंता की वो कहाँ भाग चुकी थी? मिज़ोरम में। ठीक है, इंडिया में आ गई थी। इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है कि ठीक है आप यहाँ आ गए हैं, और वापस उसे मणिपुर वाली बॉर्डर से उन्हें वापस भेजा जा रहा है। मोरे बॉर्डर से उन्हें वापस भेजा जा रहा है। मोरे बॉर्डर मणिपुर में है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं प्री पर्सपेक्टिव से। बट विद द जुंता रिवर्टिंग टू इट्स tyrannical ways of bombing civilian target in its effort to negate the growing resistance, even as the NUG has gained greater legitimacy, the heralding better prospect for a truly federal democratic Myanmar, it is time New Delhi reviewed its ties with जुंता। ठीक है, वापस जो है जो जुंता है वो अपने टेररिकल वेज वापस जो है अत्याचार करने वाले तरीक़ों में आगे बढ़ रहे हैं। सिविलियन लोगों के ऊपर बॉम्बिंग कर रहे हैं ताकि वो लोग उनका सपोर्ट ना करें, किसका? रिबेलियन फोर्सेस का। इसलिए इंडिया को वापस अपने जो टाइज़ हैं जुंता के साथ या फिर अपना जो इन्फ्लुएंस है उसको यूज़ करके इन सारी चीज़ों को कम करने की ज़रूरत है, और वहाँ पर डेमोक्रेसी को दोबारा इस्टेब्लिश करने में एक बड़ा रोल अदा करने की ज़रूरत है। ये बेसिकली आर्टिकल था। होपफुली आपको आर्टिकल समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।